चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने पर मंगलवार को जयपुर के दादिया में पीएम मोदी की सभा होने वाली है और बताया यह जा रहा है कि इस मौके पर पीएम राज्य की महत्वाकांक्षी योजना ईआरसीपी का शिलान्यास भी करेंगे और इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पीएम के दौरे से पहले अंतिम दौर में तैयारी। मंगलवार को दादिया में पीएम की सभा। प्रदेश को मिलेगी ईआरसीपी की सौगात। भजनलाल सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर पीएम मोदी जयपुर आ रहे हैं। ऐसे में 24 से ज्यादा जो कहा जा सकता है कि पीएम मोदी सौगातें देंगे। 46,400 करोड़ रुपए का शिलान्यास और कहा जा सकता है कि उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर सांगानेर के दादिया में पीएम मोदी की मंगलवार को होने वाली सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि ये पीएम की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, जिसमें करीब 2.5 लाख बूथ कार्यकर्ता और लाभार्थी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, 1 लाख लखपति दीदी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी है। कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं। और जो हमने कहा, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। और मैं समझता हूं कि 53,000 बूथ में से कोई बूथ ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर से 2-2, 4-4 कार्यकर्ता नहीं आएंगे। और अब तक का सबसे बड़ा समागम होगा। लगभग 6,000 से ज्यादा बसों से लोग आ रहे हैं, 20,000 से ज्यादा छोटे वाहन आ रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बीजेपी ने भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ का नाम दिया है। पीएम की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए करीब 6,000 बसों और 20,000 दूसरे छोटे वाहनों से कार्यकर्ता और लाभार्थियों को लाया जाएगा। एक मंडल से 5 से 6 बसें लाने की तैयारी है। हर एक बस का एक इंचार्ज तय किया गया है। 17 तारीख को एक बड़ी जनसभा, 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष, ऐसे इस योजना के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। पूरी योजना बनी, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी, जिसमें जहाँ जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे, उसी प्रकार बहुत बड़ी संख्या में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, वो भी इस सभा में शामिल होकर के इसके गवाह बने। दादिया में जनसभा के दौरान पीएम मोदी राज्य की महत्वाकांक्षी योजना ईआरसीपी का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं यमुना जल समझौता भी होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का ये 10 दिन के अंदर दूसरी बार प्रदेश का दौरा है। पीएम मोदी के मंगलवार के कार्यक्रम पर नजर डालें तो सुबह 10:20 पर दिल्ली से जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सांगानेर के दादिया में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। विकास प्रदर्शनी का इस दौरान अवलोकन करेंगे। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास कर जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम स्थल से जयपुर हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वहीं दोपहर 2:05 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने और पीएम मोदी के प्रदेश दौरे को देखते हुए तैयारियां भव्य तरीके से की हैं। बहरहाल बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी योजना का इंतजार भी खत्म होगा जब पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। जो पीएम मोदी की जो सभा होने वाली है, उसकी तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जो है व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश की जनता को कल ईआरसीपी की सौगात मिलने जा रही है। 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली इस योजना का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। ईआरसीपी की सौगात देने के अलावा पीएम मोदी 12 में बांधों की आधारशिला रखेंगे।
देखिए रिपोर्ट। खत्म होगा सूबे की जनता को इंतजार। 21 जिलों को मिलेगा ईआरसीपी का फायदा। 12 में 2 बांधों की आधारशिला रखेंगे पीएम। कल 17 दिसंबर राजस्थान के लिए बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि राजस्थान को मिलने वाली है ईआरसीपी के प्रगति की सौगात। मंगलवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। प्रदेश के 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए इस योजना से फायदा मिलेगा। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परियोजना के तहत कोटा में कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही 12 में पार्वती नदी पर बनने वाले महलपुर बैराज और कुल नदी पर बनने वाले रामगढ़ बैराज की आधारशिला भी पीएम रखेंगे। इस वक्त खड़ा हूं महलपुर बांध के क्षेत्र में, जहां महलपुर का ये बांध बनने वाला है। ये मांगरोल और किशनगंज के बीच पार्वती नदी का इलाका है, देख सकते हैं। और इसी नदी पर जो है, इसी जगह पर कल जो है प्रधानमंत्री यहां बनने वाले बांध का जो है आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा यहां जो है शिलान्यास किया जाएगा। यहां उसके बाद काम शुरू होगा। इन कार्यों को लेकर जो है ईआरसीपी विभाग द्वारा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही यहां काम भी शुरू होगा। 2066 करोड़ की लागत से रामगढ़ और महलपुर बांध और नवनेरा बांध पर पंप हाउस का निर्माण किया जाना है। 12 में बनने वाले इन बांधों से बारिश के समय बचे पानी को नहरों के माध्यम से कालीसिंध और चंबल नदियों में ले जाया जाएगा। इस परियोजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के बीच समझौते के तहत जल वितरण किया जाएगा। ईआरसीपी का इस राजस्थान की भूमि को, सरजमी को संतृप्त करने का वो आज पुणे होने जा रहा है। और इस पूरा होने के साथ साथ जो ये यहाँ पर ईआरसीपी की आधारशिला प्रधानमंत्री जी रखेंगे 17 तारीख को, उसमें महलपुर बैराज और हमारा रामगढ़ बैराज, जो हमारी चंबल, पार्वती और कालीसिंध तीनों नदियों का जोड़ने का ईआरसीपी का जो वादा था वो पूरा होने। पीकेसी ईआरसीपी यानी पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्याओं का समाधान करना है। इस परियोजना के तहत पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से राजस्थान के इन जिलों को फायदा होगा। उनमें पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीग और जयपुर ग्रामीण को जल संकट से छुटकारा मिलेगा। 12 की नदियों पर बन रहे इन दोनों बांधों से जिले के किसान बेहद खुश हैं। तो कह सकते हैं जो एक बड़ा दिन है वो कल राजस्थान के लिए है और इसकी शुरुआत 12 हाड़ौती से हो रही है और विशेषकर जो 12 में 2 बांधों का कल शिलान्यास भी होगा। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12। 21 जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए तैयार किए गए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिहाज से कल का दिन बेहद अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर इस ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत बने सबसे बड़े बांध नौनेरा एब्रा डैम की सौगात प्रदेश को देने वाले हैं। कालीसिंध नदी पर बने इस बांध से कोटा और बूंदी के 750 गांव लाभान्वित होंगे। जहां पेयजल की किल्लत तो दूर होगी ही, खेती के लिहाज से भी ये बांध किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। कालीसिंध नदी पर बने इस बांध की ऊंचाई सतह से 26 मीटर है। आपको बता दें कि 226.65 मिलियन घन मीटर पानी इस बांध में इकट्ठा होगा और 27 गेट इस बांध में है। और साथ ही आपको बता दें कि 1026.32 करोड़ की लागत से इस बांध को तैयार किया गया है और ये बांध 13 अक्टूबर 2018 को बनना शुरू हुआ था और 30 जून 2024 को इसका काम पूरा कर लिया गया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला ये प्रोजेक्ट 21 जिलों को पानी पहुंचाने वाला ये प्रोजेक्ट और इसके लिहाज से बेहद खास दिन कल रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई बड़ी सौगातें
देने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और इसके साथ ही ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिहाज से भी कल का दिन बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौनेरा एब्रा डैम जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का पहला बांध है, पहला डैम है और काली सिंध नदी पर बना है। करीब करीब 750 गांवों को इस बांध के साथ में पानी पहुंचेगा और उन इलाकों में न केवल पेयजल की किल्लत दूर होगी बल्कि खेती के लिहाज से भी ये बांध उनके लिए वरदान साबित होगा। और फिलहाल इसी बांध से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। काली सिंध नदी पर यह बांध बना है और इसकी कई खासियतें आपको बता दें कि ऊंचाई सतह से 26 मीटर इस बांध की है। वहीं आपको बता दें कि 226.65 मिलियन घन मीटर पानी इस बांध के अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। 27 गेट इस बांध के अंदर जो है वो दिए गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके निर्माण में 1026.32 करोड़ की लागत आई है। 31 अक्टूबर 2018 में यह बांध बनना शुरू हुआ था और 30 जून 2024 को इसका काम पूरा हो गया था। मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो इटावा इलाके में जो जलस्तर है वो इस बांध से जो है वो बढ़ने वाला है और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि 750 गांवों में पेयजल की किल्लत के साथ जो खेती से जुड़ी दिक्कतें हैं वो भी दूर होने वाली हैं। तो इलाके के लिए निश्चित तौर पर वरदान और इससे जुड़ी हुई कई जो आगे की योजनाएं, कई जो डैम बनने हैं उनका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ईआरसीपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण कल का दिन, बेहद खास कल का दिन और इस नौनेरा एब्रा डैम की लोकार्पण के साथ में सौगात जो है वो मिलने जा रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, नौनेरा एब्रा डैम से। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक्शन मोड में आ गए हैं। आज पीसीसी में 2 दिवसीय बैठक का आगाज हुआ, जहां पहले दिन कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पदाधिकारियों को सख्त हिदायत। डोटासरा ने कहा कि संगठन को गुटों में बांटने का काम न करे, कोई भी पदाधिकारी संगठन में गुटबाजी करके नहीं रह सकता। डोटासरा ने यह भी कहा कि जिसको काम नहीं करना वो संगठन से जा सकता है। हम लोग जो एक्टिव लोग हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं या सक्रिय लोग हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है। जहां भी हमें लगेगा कि और सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी बनने से रह गया तो उसको जोड़ने का काम करेंगे और तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम जो हमारा चिंतन शिविर था, रायवीर का अधिवेशन था, उसकी पालना 100% हो, सारे के सारे कैटेगरी वाले लोग वहां पर आए, ये काम भी हम लोग करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें कि आरोपी लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बने हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अर्जी मंजूर की और सरकारी गवाह बनने की अर्जी मंजूर की है। कोर्ट ने लोकेश शर्मा की अर्जी मंजूर की है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा थे और आपको बता दें इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट यही है कि आरोपी लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बने। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जो है अर्जी मंजूर की और सरकारी गवाह बनने की अर्जी जो है वो मंजूर की है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी जो है लोकेश शर्मा थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, बड़ी अपडेट। और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर। लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग हुई है। पहले फिरौती की पर्ची दी, फिर फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि पंचायत समिति के सामने यह दुकान स्थित है। चिड़ावा डीएसपी और सीआई मौके पर पहुंचे हैं। फायरिंग करने वालों की तलाशी अब तेज कर दी गई है और बाइक पर सवार होकर के ये बदमाश आए थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। बाइक पर सवार होकर के ये बदमाश आए थे, फायरिंग इन्होंने किया और उसके बाद से फरार हो गए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले फिरौती की पर्ची दी, उसके बाद से फायरिंग की गई। पंचायत समिति के सामने ही दुकान स्थित है और चिड़ावा डीएसपी और सीआई मौके पर पहुंचे हैं। फायरिंग करने वालों की तलाशी तेज कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
कृष्ण, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? बदमाश आए, फायरिंग करके फरार हो गए, अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी मैं आपको बता दूं कि चिड़ावा के सबसे नामचीन पेड़ा लालचंद हैं, उनकी दुकान के ऊपर बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने 4 राउंड फायर किए हैं। राउंड है वो दुकान के काउंटर के लगे हैं। इसके बाद जो बदमाश है वो भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। सूचना के बाद चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया और जो डिप्टी हैं विकास दिंदवाल वो मौके पर पहुंचे हैं और व्यापारी से जानकारी ली है। शुरुआती तौर पर व्यापारी ने बताया कि जो बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे उन्होंने पहले पर्ची दी, पर्ची में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई और उसके बाद बदमाशों ने फायर किया और फायर करने के बाद बदमाश भाग गए हैं। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है और जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी है वो करवाई गई है और आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। एक दुकान पर सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के हाथ लगा, उसमें बदमाश है वो बाइक पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में जो बदमाश है उनकी पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी कृष्ण, क्या व्यापारी से आपकी बातचीत हुई? उन्होंने कुछ बताया कि इससे पहले भी कोई धमकी भरा कॉल आया हो या कांटेक्ट करने की कोशिश की गई हो? जी अभी तक व्यापारी ने इस तरह की बात से इनकार किया गया है और पुलिस है वो दुकान पर मौजूद है और व्यापारी से पूरी पूछताछ करी है। व्यापारी ने शुरुआती तौर पर बताया कि उन्होंने आते ही पर्ची थमाई और पर्ची में 1 करोड़ रुपए की जो रंगदारी की मांग की गई है और इसके बाद बदमाश बाहर निकले और उन्होंने तुरंत फायर कर दिए। इस फायर होने के बाद व्यापारी है वो हक्का बक्का रह गया और उसने काउंटर पर छुपते हुए अपनी जान बचाई है और पुलिस है वो तमाम जानकारी है वो ले रही है और जैसे ही इस मामले में और क्या कुछ इनपुट व्यापारी द्वारा दिया जाता है तो हम दर्शकों से वो भी साझा करेंगे। जी बिल्कुल कृष्ण, और 2 तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ पर जो बदमाश हैं वो बाइक पर सवार होकर के आए, फायरिंग करके फरार हो गए। कृष्ण, पुलिस ने क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट दिया है? क्योंकि हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। क्या आसपास के लोगों ने देखा था? क्या कौन थे ये बदमाश? नकाबपोश बदमाश थे? जी अचानक से जो युवक हैं वो पंचायत समिति के सामने स्थित जो लालचंद का एक पेड़े का शोरूम है वहां पर आए और उन्होंने तुरंत पर्ची थमाई। पर्ची थमाने के बाद है जो वहां पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और एकाएक निकल गए। तो व्यापारी है इस तरह की घटना के बाद है वो उनमें आक्रोश है और वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस के अधिकारी है वो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी खंगाल रहे हैं। साथ ही जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी है वो करवाई गई है। तो पुलिस इस पूरे मामले सक्रिय और जो आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं उनके आधार पर पुलिस का कहना है कि हम जल्द बदमाशों तक पहुंचेंगे। वहीं व्यापारियों में इस तरह की घटना के बाद आक्रोश है। जी बिल्कुल कृष्ण, और जो तस्वीर सामने आई है हम देख पा रहे हैं कि दुकान में जो शीशे लगे हैं वहां पर जो है गोलीबारी की गई है और वो शीशा जो है टूट भी गया है। कृष्ण, यानी कि डर फैलाने की कोशिश की गई है कि अगर आप फिरौती नहीं देते हैं, 1 करोड़ रुपए नहीं देते हैं तो जानलेवा हमला भी हो सकता है। जी निश्चित तौर पर जो चिड़ावा है उसकी पहचान पेड़ों से होती है और लालचंद एक बड़ा नाम है और इनके जो पेड़े हैं वो पूरे भारतवर्ष में यहाँ से सप्लाई होते हैं और जो बदमाश है उनके जहन में जरूर होगा कि ये इनका मोटा व्यापार है। तो उस तरह उन्होंने डराने और जो रंगदारी को लेकर है वो पहले पर्ची थमाई, फिर एक के बाद एक 4 ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद बाइक से निकल गए। तो निश्चित तौर पर ये फायरिंग की घटना है, ये व्यापारी में दहशत पैदा करके और रंगदारी वसूलने को लेकर इंगित कर रही है और पुलिस है वो हर पहलू से इस मामले की है वो जांच कर रही है। व्यापारी से पूरा पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है कि पहले कोई धमकी को लेकर कॉल है या कुछ और है। व्यापारी ने पुलिस को बताया है कि जो बिल्कुल कृष्ण, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच तेज करती हुई नजर आएगी। आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में कोचिंग संस्थान में गैस रिसाव कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच एनएसयूआई के कार्यकर्ता कोचिंग के बाहर ही धरने पर बैठ गए और कोचिंग संस्थान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने लगे। नगर निगम ने कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई के संकेत दिए तो दूसरी तरफ एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंच करके गैस रिसाव किस वजह से हुआ उसकी जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट।
इनका जो है जांच होना चाहिए और जो संबंधित लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोचिंग संस्थान में गैस लीक कांड। हादसे पर फूटा NSUI का गुस्सा। कोचिंग के बाहर धरना प्रदर्शन। रविवार शाम राजधानी जयपुर के महेश नगर इलाके के इस कोचिंग सेंटर में क्लासेस के दौरान अचानक 9 छात्राएं बेहोश हो गईं। इस मामले की जांच जारी है, लेकिन इस बीच घटनाक्रम तेजी से बदला है। एक तरफ FSL की टीम मौके पर पहुंचकर सीवरेज गैस रिसाव की वजह तलाशती नजर आई, तो दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान के बाहर NSUI ने विरोध में धरना प्रदर्शन किया। NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ भी धरना देते दिखे, जिन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि इन कोचिंगों को पहली बात तो जांच किया जाए कि इनको NOC किसने दी, इनको NOC किसने दी। इसके साथ साथ इनका जो है जांच होना चाहिए और जो संबंधित लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम इस कोचिंग संस्था के खिलाफ ऐसी कार्रवाई चाहते हैं, ये सीज हो और इसका जो प्रशासन है उसको ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि वो दंडित ऐसे हो कि और भी लोगों के अंदर ये मैसेज जाए और उन लोगों में भी भय हो कि यदि हम बच्चों के भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग भी चैन से नहीं रह पाएंगे। NSUI के विरोध प्रदर्शन के बीच नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद रही। इसके अलावा कोचिंग बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। नगर निगम के उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा का कहना है कि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि हादसे की वजह साफ नहीं है। गैस की वजह से सीवरेज का आसपास में कोई ऐसा कारण ही नहीं बनता है कि जहाँ सीवरेज। अब तक की जांच में क्या सामने आया है? अब तक की जांच में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं आया कि किसी और भी ऐसी वजह हो सकती है कि कोई और स्टूडेंट्स भी कोई स्प्रे वगैरह भी कर दे। ये घटना भी हो सकती है, क्योंकि क्या घटना है वो थोड़ा सा CCTV फुटेज के सैकड़ों बच्चे थे, केवल असर 10-12 पर हुआ है। ये अभी कैसे बता सकते हैं, अभी थोड़ा जांच का विषय है ना, कैसे क्या कारण हुआ कि एक कॉर्नर में ही घटना हुई, तो थोड़ा सा उसके। कोचिंग सेंटर में गैस लीकेज को लेकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने साफ कर दिया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी नॉलेज में कल आया, निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है अब स्वस्थ है, वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराया गया, वहाँ ठीक है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं भी स्वास्थ्य से हम कोई भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कि स्कूल हो, उनमें हमारे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना की हम समीक्षा और जांच कर रहे हैं। एक कमेटी बना के निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। जो भी कमी खामी रही है, जो भी गलती हुई है, उसके बारे में जो भी निर्दोष उसमें पाए जाएंगे या गलती होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कोचिंग क्लास में बेहोश होने वाली सभी 9 छात्राएं अब खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। मामले में नगर निगम ने जांच कमेटी बनाई है। साथ ही महापौर सौम्या गुर्जर ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल जिस तरीके से चलती क्लासेस में 9 छात्राएं बेहोश हुई वो बेहद गंभीर है, और उससे भी ज्यादा गंभीर है उसकी वजह का साफ न होना। तो फिलहाल विनोद जाखड़ के नेतृत्व में यहाँ पे धरना चल रहा है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर कल हादसा हुआ था, और हादसे की वजह ये है कि अब तक भी इस हादसे की कारण क्या रहे, क्या गैस रिसाव की वजह से हुआ या फिर रसोई घर में खाना पकाते वक्त जो गैस निकली उसकी वजह से हुआ, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में कोचिंग में गैस लीकेज मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री व डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द ही मामले की रिपोर्ट पेश करेगी। मामले को लेकर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा से। देखिए।
सेंटर में एक दूषित गैस के फैलने के बाद में बच्चे बीमार हुए और वो अस्पताल में भर्ती हैं। पूरे मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन में कोचिंग संस्थान को सीज भी कर दिया गया है। हमारे साथ में इस वक्त एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं हमारे राजस्थान के डिप्टी सीएम और हायर एजुकेशन विभाग के मुखिया डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। बैरवा जी, आपने पूरे मामले की जानकारी ली है, पूरे मामले को लेकर के इलाज के भी निर्देश दिए हैं। किस तरीके की जानकारी प्रारंभिक तौर पर मिली और आगे क्या डायरेक्शंस आप देने जा रहे हैं इन संस्थानों को लेकर के? देखिए, ये दुखद घटना है। जो हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है और उनकी स्वास्थ्य की और सुरक्षा की रक्षा अपन सबको मिलके करनी चाहिए। लेकिन जो कल घटनाक्रम हुआ है उसमें तत्काल उन छात्रों को हॉस्पिटलाइजेशन करके और उनका इलाज किया गया। बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो भी कारण रहे, क्या हुआ, उसकी हमने कमेटी बना के जांच करवा रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी कमी खामी रहे और कोई अगर दोष उसमें हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन बैरवा जी, ये देखने को मिला है आमतौर पर कोचिंग की गाइडलाइन आप लोगों ने जारी की है, एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, लेकिन उसकी पालना जमीनी स्तर पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। जिम्मेदारी कैसे तय होगी? छात्र बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि जब घटना होती है तब सरकार जागती है, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या होता है, सरकार वापस सो जाती है, जो सिस्टम की एजेंसीज है वो सो जाती है। उसके लेकर के किस तरीके का एक्शन आप लेने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, एक कोचिंग हमारा प्रताप नगर में बनाई हुई है, वो काम चल रहा है, हो सकता है, लेकिन जल्दी उधर इनको शिफ्ट करने का काम हम करें जल्दी से जल्दी। और जो कमी खामी रखते और इस तरह के कोई शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर अगर इस तरह का कोई चला रहा है, जो सुविधाएं नियमानुसार होनी चाहिए वो नहीं है, तो उन पे हम ये कमेटी बना के हर शिक्षण संस्थान, हर कोचिंग सेंटर की अब समीक्षा करवाएंगे। निश्चित रूप से अगर कोई कहीं कमी नज़र आ रही है तो उसको दिशा निर्देश देते हुए उस पर कार्रवाई करते हुए उनको आगे शिफ्ट करवाएंगे। शुक्रिया सर, बात करने के लिए हमारे साथ थे डॉक्टर पीसी बैरवा जी, जो कि राजस्थान के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, साथ में डिप्टी सीएम भी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले में जो कमेटी का गठन किया गया उसकी रिपोर्ट जल्द जो है वो सामने आएगी, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो है सरकार वो करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। राजसमंद की देसूरी की नाल सड़क का मुद्दे की गूंज आज लोकसभा में सुनाई दी। ये मुद्दा राजसमंद के सांसद महिमा कुमारी ने शून्यकाल के दौरान उठाया। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी ने रोड सेफ्टी और सड़क सुधार के उपाय को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से एलिवेटेड रोड की मांग की जा रही है और जनहानि को देखते हुए पर्यावरण विभाग से भी इस मामले में गंभीरता बरतने की मांग की। आपको बता दें कि पिछले दिनों सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत की घटना सामने आई थी और यहां हादसे रोकने के लिए सड़क सुधार और एलिवेटेड रोड निर्माण जरूरी है। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। और मैं यहाँ से अपने राजसमंद परिवार को बोलना चाहती हूँ कि मैं उनकी आवाज़ यहाँ पर हमेशा बनूंगी। इसीलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देश में सड़क हादसों को रोकने और उनसे जान माल की कम से कम हानि को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अधिक से अधिक कार्य कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ राजसमंद में देसूरी की नाल घाट मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो 4 भुजा से पाली जाती है, उस पर स्थित इस घाट की सड़क घुमावदार है और जंगल के बीच से रास्ता निकलता है। घुमावदार सड़क होने पर बहुत खतरनाक मोड़ों पर सड़क सुरक्षा के उपाय नहीं हो सके हैं और पूरी घाट के इलाके में एलिवेटेड सड़क बन जाए, यह मांग जनता लंबे समय से कर रही है, पर पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति नहीं मिल पाई है। अभी कुछ दिन पहले ही इस घाट में बड़ी सड़क हादसे से फिर से 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। पूरी बस गिर गई थी और काफी बच्चों को चोटें आई हैं। सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में मीरा स्मारक को लेकर के प्रश्न किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पूर्वी प्रवेश द्वार के संबंध में भी प्रश्न पूछा। सीपी जोशी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग विश्व में अपनी पहचान रखता है। सांसद सीपी जोशी के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया। क्षेत्र में रेलवे, हाईवे और अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत कुछ पिछले 10 सालों में दिया है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जो शेड्यूल 5 में ट्राइबल जिला है। वो रेलवे की दृष्टि से आज भी बचा हुआ है। वैसे तो वहाँ चाहे नई रेलवे लाइन हो, चाहे ब्रॉडगेज हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे डबलिंग हो, ये सारे काम चल रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ और बेगू क्षेत्र ऐसे छूटे हुए जहाँ रेलवे सेवाएं अभी भी नहीं है।
तो मंदसौर से प्रतापगढ़ होते हुए गुजरात एक नई रेलवे लाइन के लिए फाइनल सर्वे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। ऐसे ही नीमच से बेगू होते हुए कोटा एक नया रेलवे फाइनल सर्वे सैंक्शन किया है। मेरी सरकार से मांग है आपके माध्यम से कि पीएम गति शक्ति या अन्य योजना के माध्यम से वहां भी रेलवे लाइन पहुंचे ताकि उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते जो है वो टैप कर लिया है। आपको बता दें कि घूसखोर अफसर ने परिवादी को रिश्वत की रकम लेकर आदर्श नगर इलाके में पिंक स्क्वायर मॉल के सामने बुलाया था, जहां रिश्वत की रकम लेते ही एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत की टीम ने पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह पकड़ी गई गायों को गौशाला नहीं भेजने की एवज में परिवादी से 40,000 रुपए मासिक बंदी के रूप में रिश्वत मांग रहा था। इनमें से 20,000 रुपए की रिश्वत वो पहले ही पीड़ित से वसूल चुका था। रिश्वत की शेष रकम लेने के लिए परिवादी को पिंक स्क्वायर मॉल की तरफ बुलाया, तभी एसीपी ने डॉक्टर रणवीर सिंह को धर दबोचा। परिवादी से लगातार संपर्क में थे कि मुझे जो बाकी पैसे हैं वो दे दिए जाएं, और इस महीने अगले महीने से 40,000 रुपये को बढ़ाकर 60,000 रुपये करने की भी इनकी मांग थी। तो इससे परेशान होकर परिवादी एसीबी में पहुंचा, और उसके बाद पुलिस महानिदेशक महोदय, हमारे एसीबी के जो महानिदेशक महोदय हैं, उनके निर्देशन में जो है हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो आज इन्होंने, जो पशु चिकित्सक हैं, इन्होंने परिवादी को पिंक स्क्वायर मॉल के बाहर पैसे पकड़ाने के लिए बुलाया था, और वहीं हमारी टीम ने इनको दबोच लिया। राजधानी जयपुर के खो नागोरियन थाना इलाके में 13 महीने के मासूम बच्चे के अपहरण का सनसनीखेज खुलासा किया गया। आपको बता दें कि मासूम का अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्चे के रिश्ते में लगने वाला मामा ही निकला। पारिवारिक विवाद और रुपयों की जरूरत की वजह से आरोपी ने अपने ही भांजे के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया, फिर बच्चे को चुरा करके भागने के बाद अपने दोस्त के घर ले जाकर के छिपा दिया। लेकिन 20 पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरणकर्ताओं की पहचान कर 9 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया। देखिए, कल देर रात हमारे पास थाना खो नागोरियन में एक 13 महीने के बालक को, जिसको घर से एक व्यक्ति उठा के ले गया था, इसकी शिकायत प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस एक्शन में आई, तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और सभी जगहों पर सीसीटीवी फुटेज देखी गई, अलग अलग टीम्स जो हैं वो लगा दी गई। इसके बाद आज अर्ली मॉर्निंग उस बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है। बच्चे की माँ के चाचा के बेटे ने, जो रिलेटिव ही हैं, उन्होंने उनके पास ये मिला है, जिसका नाम चेतन शर्मा है। हाल ही में विधानसभा उपचुनाव के दौरान प्रदेश की 7 सीटों में से सिर्फ दौसा सीट पर ही कांग्रेस पार्टी जीती थी। ऐसे में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दीनदयाल बैरवा ने आज से धन्यवाद यात्रा शुरू की। इस दौरान विधायक दीनदयाल बैरवा करीब 1.5 दर्जन गांवों में पहुंचे और चुनाव के दौरान समर्थन देने पर मतदाताओं का धन्यवाद दिया। इस दौरान क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी और जो क्षेत्र की समस्याएं होंगी और सरकार उन्हें पूरा नहीं करेगी तो विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, उनके तरफ से ये कहा गया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को चुनाव हराया था। दीनदयाल बैरवा धन्यवाद यात्रा निकालते हुए नजर आए। 1.5 दर्जन गांवों का उन्होंने दौरा किया, सभी का धन्यवाद भी जो है दिया उन्होंने। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, जब ये यात्रा निकाली जा रही थी तो कुछ महिलाएं जो कि डांस करती हुई नजर आई। दौसा से ये तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी, ग्रामीणों को सर्वांगीण विकास का जो है भरोसा दीनदयाल बैरवा ने दिया।